अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 एज द नेम सजेस्ट ये बेस करता है बेसिक ज्योमेट्री एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। ये चैप्टर का नाम है। इसमें हम ज्योमेट्री की जो बेसिक्स हैं वो पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो नाम लिखा हुआ है ज्योमेट्री, इसके बारे में पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री में हम किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं और ये हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कोई भी नया टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये बेसिक पता होनी चाहिए कि रियल वर्ल्ड में या हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, क्यों हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखी है कि इन ज्योमेट्री वी स्टडी शेप्स, relative positions of figures and properties of space। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्योमेट्री के अंदर हम शेप्स को स्टडी करते हैं। बाकी तो चलें फिर भी अभी आपके लेवल से कुछ चीज़ें ऐसी हैं पोजीशंस ऑफ फिगर्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पेस जो शायद अभी तो आप इतना ब्रीफली नहीं देखेंगे, लेकिन शेप्स की स्टडी एक ऐसी चीज़ है ज्योमेट्री के अंदर जो अभी आप अपने लेवल पे बहुत कॉमनली देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी आपकी इन्वायरमेंट है, जो जिस दुनिया में आप रहते हैं, वो पूरी की पूरी डिफरेंट काइंड ऑफ शेप से जो है ना वो बनी हुई है। आप चेयर पे बैठे हुए हैं, चेयर एक अपनी शेप है, टेबल, लैपटॉप, स्क्रीन, या आप क्लास में हैं तो वाइट बोर्ड, एवरीथिंग जो भी जिस चीज़ के आप जो आपके सराउंडिंग में आपको नज़र आ रहा होगा वो कोई ना कोई शेप है। रेक्टेंगल शेप है, सर्कुलर शेप है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, अभी हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था। तो सारी जितनी भी चीज़ें हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं वो शेप्स की सूरत में, और इन शेप्स की जो स्टडी है वो ज्योमेट्री में आती है। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि ज्योमेट्री हमारी रियल लाइफ में इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल है या इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है कि हम इसके बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। हमारी कोई भी जो नई शेप बनने लगी होती है वो कहाँ लाई करेगी, ज्योमेट्री के अंदर। और फिर उसकी स्टडी करना कितना ज़रूरी है कि उस शेप्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें कौन से एंगल्स आ जाएंगे, कौन सी लाइंस आएंगी, अब ये लाइंस क्या हैं, एंगल्स क्या हैं। सो यहाँ मूव करते हैं जो बेसिक है ज्योमेट्री की उसकी तरफ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज्योमेट्री में किस चीज़ के बारे में पता होगा तो आप आगे कोई भी शेप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या किसी भी तरफ कोई भी चीज़ ऐसी बना सकते हैं। ज्योमेट्री की बेसिक पढ़ते हुए जो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो पॉइंट है। पॉइंट सबसे बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर है। पॉइंट बेसिकली क्या होता है, यहाँ मैंने कोई पॉइंट प्लेस कर दिया, सिमिलरली मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट प्लेस कर दिया, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट सबसे बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर है कि अगर पॉइंट ना हो तो हम अगली बात नहीं कर सकते, कि पॉइंट के बाद हमारी हर तरह की शेप के बारे में आगे हम मूव करेंगे कि कौन सी शेप कैसे होती है या उसको कैसे हम बनाते हैं। सो पॉइंट इज़ द बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर। पॉइंट को हम डिनोट करते हैं या डॉट से या कहीं क्रॉस लगा के। अक्सर आपने देखा होगा जब आप किसी 2 डायमेंशनल यानी एक्स वाई एक्सिस में बात कर रहे होते हैं, आप पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो आप क्रॉस लगा के प्लॉट करते हैं। तो पॉइंट या क्रॉस तरीका होता है पॉइंट को डिनोट करने का। अब पॉइंट की पोजीशन तो होती है लेकिन पॉइंट की ना तो कोई शेप होती है, मतलब इसकी ये कोई ऐसी स्पेसिफिक शेप नहीं है जिसकी हम बात कर सकें, और ना इसका साइज होता है, तो सिर्फ इसकी पोजीशन ही होती है। और इंपॉर्टेंट बात जो पॉइंट के बारे में पता होनी चाहिए कि पॉइंट को जब भी डिनोट किया जाएगा, चले ये पॉइंट है, इसका जब भी मैं नाम लिखूंगा तो इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट ए है, लेट सपोज, इसको मैं पॉइंट पी कह देता हूँ, इसको मैं पॉइंट सी कह देता हूँ। ये आपके पास डिफरेंट नोटेशन है। तो सबसे बेसिक फिगर जो आपके पास जो जिससे स्टार्ट होता है हमारी ज्योमेट्री का वो क्या है, पॉइंट। अब पॉइंट के बारे में आपको बेसिक कुछ बातें समझ आ चुकी होंगी। अब पॉइंट से नेक्स्ट जो आपको बात पता होनी चाहिए, मैं यहीं पर के साथ आपको मेंशन करता रहूँगा, पॉइंट से जो नेक्स्ट बात है वो आपको पता होनी चाहिए लाइन। अब लाइन क्या होती है कि जब आपके पास कोई से 2 पॉइंट्स हों, लेट सपोज ये हमारा एक पॉइंट था, मैंने बताया पॉइंट आपकी बेसिक बात है, और ये दूसरा पॉइंट है। जब भी इन 2 पॉइंट्स को मैं किसी एक स्ट्रेट लाइन से मिलाऊंगा तो ये आपकी क्या बन जाएगी, लाइन। ये इसीलिए पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट आपकी ज्योमेट्रिक फिगर आती है वो क्या आती है, लाइन। अब लाइन के अंदर फिर 3 बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। सेकंड, जिसको सिंपल लाइन बोलते हैं हम, वो क्या चीज़ है। और थर्ड, रे क्या चीज़ है। ये तीनों लाइन के अंदर ही लाई करेंगी। अब देखें इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है। अभी आपके सामने ये एक लाइन ड्रॉ हुई है। इस लाइन को अगर आप फोकस करें तो आपको इसका एक ये स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, और ये इसका एंडिंग पॉइंट पता है कि स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है। अभी जैसे मैंने ड्रॉ की, लेट सपोज मैं कहता हूँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो स्टार्टिंग इसकी पॉइंट ए से हुई और एंडिंग इसकी पॉइंट बी पे हुई। तो ऐसी लाइन जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पता हो उसे हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। ये आपको पहली बात समझा देनी चाहिए। फिर अगर मैं दोबारा ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये अभी लाइन ड्रॉ हुई हुई है आपके पास, इसी लाइन को मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ कि ये लाइन है आपकी, इसको ज़रा क्लियरली ड्रॉ जैसे आपने पहले किया है उस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं कि ये आपके पास एक लाइन है।
अब इस लाइन की एंडिंग और स्टार्टिंग के बजाय यहाँ मिड में मैं कोई दो पॉइंट लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये ए और बी, मतलब लेट सपोज मैं इसी लाइन को जो बनाई हुई थी मैंने पहले, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसको मैंने बढ़ा लिया। अब ये ए और बी मिड में तो लाई करते हैं, लेकिन मुझे इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं पता। तो जब स्टार्टिंग और एंडिंग ना पता हो तो हम ये किया करते हैं कि हम यहाँ पे एरो ड्रॉ कर लेते हैं कि ये दिस लाइन इज इंक्रीज इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस, ये दोनों डायरेक्शन में ये इनडेफिनेटली इंक्रीज कर दी गई है, इसको बढ़ा दिया है हमने। अब हमें इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इसके मिड में कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स लाई करेंगे, ए बी, यहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट सी भी हो सकता है, लेकिन उसका कहीं भी ताल्लुक इस स्टार्टिंग या एंडिंग से नहीं है। सो ऐसी लाइन जिसमें आपको स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ना पता हो उसको आप लाइन कहेंगे, जिसमें पता हो उसे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। थर्ड एक आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको किसी एक तरफ का, मतलब इसको ऐसे इंक्रीज किया जाए कि मुझे स्टार्टिंग पता हो एंडिंग ना पता हो, जैसे मैंने देखें ड्रॉ ही एरो के थ्रू किया है, ये मतलब बोथ डायरेक्शन में हो सकता है कि मुझे स्टार्टिंग तो पता है कि ये पॉइंट ए से शुरू हो रही है लाइन, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता कि आपकी जो इसकी एंडिंग है वो किस जगह पे है। इसको मैं डिनोट करना चाहूँ अगर, तो मैं डिनोट इसको ऐसे करूँगा कि ये आपके पास लेट सपोज पॉइंट ए है और ये आपको पता नहीं है कि आपका एंडिंग पॉइंट क्या है। यहाँ लेट सपोज ये पॉइंट बी है, इसको यहाँ आपको नहीं पता कि इसका मतलब ये शुरू कहाँ से हुई थी इसकी, ये तो पता है कि आपको मतलब इसने यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में इसने इंक्रीज़ किया कि ये पॉइंट बी था, इसको इस तरफ इनडेफिनेटली इंक्रीज़ कर दिया हमने। सो तीन चीज़ों को आपने यहाँ सीखा कि अगर आपको किसी भी लाइन की स्टार्टिंग और एंडिंग पता हो तो उसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे, अगर आपको स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ना पता हो तो उसको लाइन कहते हैं, और अगर आपको एक की मतलब कोई स्टार्टिंग पता हो आपको और उसकी इनडेफिनेट दूसरी तरफ इंक्रीज़ कर दिया जाए तो उसको हम रे बोलते हैं। ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए कि लाइन सेगमेंट के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लाइन से नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट जो हमारी ज्योमेट्रिक फिगर के अंदर हमें पता होना चाहिए वो ये कि हमने लाइन तो ड्रॉ कर ली, जैसे पॉइंट के बाद हमने नेक्स्ट चीज़ देखी थी कि लाइन क्या होती है। लाइन के बाद जो नेक्स्ट आप देखेंगे कि अगर दो लाइन्स हैं आपके पास, वो आपस में कट करती हैं तो फिर आपका क्या रोल प्ले होगा, और अगर कट नहीं करी तो फिर क्या रोल प्ले होगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, कि आपने अभी लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि आपने लाइन कैसे ड्रॉ होगी जब दो पॉइंट्स को मिलाएंगे। अब अगर वो दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उन्हें हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। लेट सपोज मैं कहता हूँ ये एक लाइन है और दूसरी लाइन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की मैंने, अब डिफरेंट पॉइंट्स होंगे ना इसके लिए। ये लेट सपोज जो है मेरा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, सिमिलरली ये मेरा पॉइंट सी है और ये डी है, यानी टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी लेट सपोज मैं कहता हूँ कि वो पॉइंट ओ है। तो अभी आपने लाइन्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि लाइन्स के बारे में आपको क्या था, ये लाइन सेगमेंट मतलब जब दो कट करती हैं आपस में। अब आप क्या कहेंगे कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट सम पॉइंट, तो उसे हम कहेंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और जिस पॉइंट पे वो कट करेंगे उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब लिखने में लिखूंगा मैं कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ या एट पॉइंट ओ। दिस पॉइंट ओ इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं यही मेंशन कर दूं वो याद रहे, इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब भी आप कोई लाइन ऐसे कट होते हुए देखेंगे तो जिस पॉइंट पे वो कट हो रही होंगी उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसी चीज़ को बाद में हम आगे जाके यूज़ करेंगे कि इसमें हम जब एंगल ड्रॉ करते हैं, कोई ज्योमेट्रिक फिगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो उसमें फिर एंगल का रोल क्या प्ले होता है या इंटरसेक्टिंग लाइन किस तरह से इसमें रोल प्ले करती हैं। अब इसी इंटरसेक्टिंग लाइन से नेक्स्ट बात, यानी ये तो लाइन आपने सिंपली देखा कि टू स्ट्रेट लाइन किसी भी तरह से हो सकती हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक दूसरी लाइन ऐसे आ जाएगी, मतलब कोई लाइन की हमारे पास स्पेसिफिक शेप या स्पेसिफिक ये नहीं पता कि वो किस एंगल में या किस तरह उसको कट कर रही है, लेकिन सिंपल बात ये समझ आ गई कि जब भी दो हमारे पास लाइन दूसरे को कट करेंगी तो उन्हें हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, और जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये शुरू में कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है, जो आगे आने वाले हमारे टॉपिक हैं उनके लिए। अब अगर आपके इंटरसेक्टिंग लाइन्स इस तरह से इंटरसेक्ट करें कि वो 90 का एंगल बनाएं, मतलब जैसे अभी आपने देखा था कि टू आपके पास लाइन्स थी जो कट कर रही थी, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरी स्ट्रेट लाइन में यहाँ से एक ड्रॉ करता हूँ। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन दूसरे को इस तरह से कट करें कि यहाँ जो एंगल बने ये एंगल 90 डिग्री का हो, अब इस एंगल इसको हम क्या नाम देंगे, जैसे अभी आपने नाम दिया कि व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन अगर ऐसा हो कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स 90 का एंगल बनाएं तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक नाम रखते हैं, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स, कि व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। और इनका जो लिखने का तरीका है, लेट सपोज मैं इनका नाम रखता हूं कि ये लाइन ए बी है
और ये लाइन सी डी है, वही सेम बात कि ये कट कर रही है पॉइंट ओ पे। जब इसको मैं रिटन फॉर्म में मैथमेटिकली लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। दिस, ये जो सिंबल है हमारे पास, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, ये आपको याद रखना है। और परपेंडिकुलर का मतलब कोई भी आपसे पूछता है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब क्या है, तो दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने का मतलब ही ये है कि उनके दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। सो ये तो बात होगी कि अगर लाइंस कट करती हैं दो तरह से, एक आपने सिंपल कटिंग देखी जिसे आप कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसमें आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं, और फिर अगर वो 90 का एंगल बनाएं तो फिर अब तीसरा एक पॉइंट है कि अगर आपके पास दो लाइन्स हैं जो कट नहीं, जैसे ये आपके पास देखें, ये जो लाइन नजर आ रही होगी आपके व्हाइट बोर्ड की, ये लाइन अगर उसे वो कट नहीं करे तो इसे हम क्या कहेंगे, या सिमिलरली आपको समझाने के लिए मैं दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये दो ऐसी लाइंस हैं जिन्हें आप जितना मर्जी आगे इंक्रीज करते जाएं जिस भी डायरेक्शन के अंदर, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो ऐसी लाइंस जो कट ना करें उन्हें फिर हम क्या नाम देंगे, पैरेलल लाइंस। अब देखें कितना वो पैटर्न के मुताबिक आप चले, पहले आपने पॉइंट्स को देखा, फिर आपने लाइंस को देखा कि लाइन पॉइंट्स के बाद अगला कॉन्सेप्ट के पॉइंट के मिलने से लाइंस बनती हैं, फिर लाइंस के बाद आपने अगर वो कटिंग कर रही हैं तो कैसे, और अब अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। इसको भी मैं नाम देता हूं, अगर लेट्स सपोज ये ए बी है और ये सी डी है। अब इनको जब मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी जो लाइन है इट इज पैरेलल टू सी डी। ये जो सिंबल जैसे भी मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर का, बिल्कुल वैसे ही ये जो सिंबल है ये हम यूज़ करते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। मैथमेटिकली जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ये आपके पास यहाँ लाइंस का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब लाइंस के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब आपके पास जो आगे हम मूव करने जा रहे हैं ज्योमेट्री की फिगर के ऊपर, ठीक है। कि अब लाइंस के बाद अगर हम देखते हैं कि प्लेन क्या होता है, प्लेन सरफेस किसे कहते हैं और कर्व सरफेस किसे कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो आप उसको देखेंगे कि आपके पास मतलब सरफेसेस कैसे होती हैं। प्लेन सरफेस एक ऐसी सरफेस को कहते हैं कि जिस सरफेस के ऊपर दो पॉइंट लिए जाएं, अगर उन दो पॉइंट्स को लाइन से मिलाया जाए। लेट्स सपोज ये आपके सामने आपका व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स लेता हूँ, ए और बी। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब अगर मैं इनको किसी लाइन से मिलाता हूँ तो दोबारा मतलब जो मैंने पॉइंट लिए वो व्हाइट बोर्ड पे थे, और जब उनको मैंने मिलाया जो लाइन बनी वो लाइन भी कहाँ आई, व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो ऐसी सरफेस जिसके ऊपर पॉइंट लिए जाएं, कहीं भी लिए जा सकते हैं, और उनको अगर मिलाया जाए लाइन के थ्रू तो वो दोबारा लाइन भी उसी सरफेस के ऊपर आए, ऐसी सरफेस को हमेशा हम कहेंगे प्लेन सरफेस। अब इसकी एग्जांपल्स आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। अभी जिस रूम में आप बैठे हुए हैं इसी रूम की एग्जांपल ले लें कि आपका जो फ्लोर है इट इज़ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कि आप इस फ्लोर के ऊपर कहीं भी दो पॉइंट अपने माइंड में एक स्केच बनाएं, कोई दो पॉइंट अपने माइंड में रखें और फिर देखें उनको लाइन से अगर मिलाएंगे तो वो दोबारा उसी फ्लोर के ऊपर होंगे। तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि फ्लोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल मीन जो आपके पास एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आपने देखी है ना हॉरिजॉन्टल की, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो इस डायरेक्शन में होता है ऐसे। एंड व्हाट इज वर्टिकल, जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। जैसे लेट्स सपोज आपके सामने वॉल्स होंगी, अब वॉल आपके सामने फिर एक प्लेन सरफेस है, वॉल के ऊपर कहीं भी दो पॉइंट लिए जाएं, जब उनको मिलाया जाएगा तो दोबारा वो कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, उसी वॉल के ऊपर। तो वॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल प्लेन, जस्ट यहाँ नाम का चेंज होगा। तो वॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल प्लेन। ये थी प्लेन सरफेस के बारे में। अब देखें आप, अब ये भी शेप्स देख रहे हैं ना, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, स्क्रीन की बात की मैंने, व्हाइट बोर्ड की बात की, आप जो जिस रूम में हैं उस वॉल्स को, तो ज्योमेट्री ये आपके सामने, आप पूरी आपकी जो रियल लाइफ है जिसमें आप गिरे हुए हैं वो सब ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करता है। ये थी प्लेन सरफेस। और यहीं अगर कर्व सरफेस की भी एक लाइन में उसकी डेफिनेशन देख लें कि ऐसी सरफेस जिस पे जो प्लेन नहीं होती वो क्या होती है, कर्व सरफेस। जिसकी आप एग्जाम्पल बास्केटबॉल ले सकते हैं। आपकी जो अर्थ की जो सरफेस जिसको आप देखते हैं ग्लोब को, वो तो क्या है आपकी, जब उसको देखें पूरी शेप को, वो भी कर्व सरफेस है, वो प्लेन सरफेस नहीं है। सो ये बेसिक थी आपकी ज्योमेट्री की, जिसमें आपने पॉइंट्स, लाइंस एंड फिर आपने लाइंस के बारे में देखा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, और फिर आपके पास अगर लाइंस कट ना करें तो कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस। और फिर आपने देखा कि आपके पास प्लेन्स या कर्व सरफेस की जो बेसिक बात है वो, ये थोड़ी थोड़ी कुछ जो बेसिक्स हैं बता इसलिए रहा हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप इनको यूज़ करेंगे, और इसीलिए चैप्टर का नाम भी था बेसिक ज्योमेट्री। अब अगर आपने ज्योमेट्री की ये जो बेसिक्स हैं ये पढ़ ली हैं, तो अब आपके पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि अगर आपके पास कोई एक दो लाइंस अभी आपने पढ़ी, पॉइंट स्टडी किया आपने, इन दो लाइंस को मैं मिला के एक ऐसी शेप बनाता हूँ, तो इस जगह अब आप एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, एंगल। अब एंगल क्या है और क्यों पढ़ने जा रहे हैं हम, कि जो भी हमारी ज्योमेट्री जब शेप बनाई जाती है उस शेप के अंदर आप कहीं ना कहीं एंगल को इन्वॉल्व होते हुए देखेंगे। आप
अपनी जो रूम है, मैं बार बार इसलिए क्योंकि जो आपके सामने रियल लाइफ एग्जांपल होती है उसको समझना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। आपका फ्लोर था, इस फ्लोर पे जब वर्टिकली मैंने वॉल को बिल्ड करना था तो मैंने उसको 90 डिग्री पे बिल्ड किया था कि वो बिल्कुल स्ट्रेट वॉल हो, जैसे भी परपेंडिकुलर लाइन का आपने टॉपिक पढ़ा। तो जितनी भी चीज़ें अपने इर्द गिर्द, आप चेयर जिस पे बैठे हुए हैं, आप जिस भी चीज़ को अपने इर्द गिर्द देखेंगे जब उसको बनाया था तो उसमें लाजमी कहीं ना कहीं एंगल इन्वॉल्व होता है। और एंगल होता क्या है इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है हमारी रियल लाइफ में। पहले तो मैं बता दूं कि एंगल हम पढ़ने क्यों लगे, बिकॉज रियल लाइफ में एंगल हमारी हर चीज़ में, चाहे हम मूव कर रहे हैं, हमारी एल्बो आप अगर मूव कर रहे हैं देखें उसमें आपके पास एंगल है। जो आपकी 2 फिंगर्स हैं इनके दरमियान अगर इनको ओपन करके देखें यहाँ पे आपका एंगल एग्जिस्ट करता है। कोई भी आपकी जो मूवमेंट है, कोई भी जो आप चीज़ देखते हैं अपने इर्द गिर्द जो ज्योमेट्रिक फिगर में आती है उसमें क्या देखेंगे आप, एंगल देखेंगे। एंगल कैसे बनता है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट ये रे से बनता है। बेसिकली तो बात यह है कि आपकी ये रे होती है, जैसे अभी आपने लाइंस के अंदर जो थर्ड टाइप पढ़ी थी, इसको मैं कहता हूँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है ओ और ये आपका पॉइंट है ए, और ये स्टार्टिंग पॉइंट अगेन ओ और बी। व्हेन 2 रेज शेयर अ कॉमन पॉइंट, एंगल की डेफिनेशन है कि जब 2 रेज क्या होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो और एंडिंग पॉइंट ना पता हो, इसलिए हम उसके लिए एरो लगा दिया करते हैं कि जब आपके पास कोई 2 रेज एक ऐसा कॉमन पॉइंट शेयर करें जहां से वो बनती हैं, तो ऐसी जो 2 रेज हैं इनके दरमियान जो यहाँ पे जो आर्क सबटेंड होगी इसे हम क्या नाम देंगे, एंगल का। पहली बात, जो पॉइंट जहां पे ये कॉमनली मीट करते हैं इसे हम कहते हैं वर्टेक्स, और ये जो आपकी साइड पे यानी ओ ए और ओ बी इन्हें हम क्या कहेंगे, साइड। ये साइड्स ऑफ एंगल हैं। ये एंगल की बेसिक डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि एंगल बनता कैसे है। जब 2 लाइंस आपस में इस तरह से मीट करें कि उनके दरमियान में यहाँ कोई ना कोई एक एंगल सबटेंड हो जाए, यानी जैसे आप अपनी रोड को देखते हैं कि एक स्ट्रेट रोड चलती जा रही है फिर वो टर्न करती है, तो वो टर्निंग क्या है, वो उसका एंगल है। या आप एक स्लोप आ जाती है आपके लिए, वो स्लोप भी क्या है, एक स्ट्रेट रोड के बाद वो भी आपके लिए एक एंगल बनाती है वहाँ पे। तो कोई भी 2 रेस जब आपस में इस तरह से मिलती हैं, उनके दरमियान एग्जिस्ट करे तो उसको हम एंगल कहेंगे। इसका वर्टेक्स और साइड, इन 2 बातें के बारे में पता होना चाहिए आपको। अब लेट्स सपोज इसको मैं लिखूंगा कैसे मैथमेटिकली, इस फिगर को मैं एंगल को लिखूंगा कैसे। अब ए ओ बी या बी ओ ए, इसको लिखने का तरीका ये है कि एंगल का साइन, ये एंगल का सिंबल है जो मैथ्स में यूज करेंगे, ए ओ बी, और हमेशा ये जो ओ है ये लिखा जाएगा मिड में, जो हमें ये बताएगा कि एंगल ए ओ बी का मतलब है कि नाम तो उसका ए ओ बी है। स्टार्टिंग ए से चेक करना ये आसान है आपके लिए कि स्टार्ट ए से करें, ओ की तरफ मूव करें, ओ से बी की तरफ, तो यहाँ मिड में जो एंगल आएगा ये एंगल है। अब एंगल तो यहाँ बाहर भी एग्जिस्ट करता है ना, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही बिकॉज नाम ने शो कर दिया कि अंदर के एंगल की बात कर रहे हैं। सिमिलरली इसको यहाँ पे आप एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं कि स्टार्ट ऊपर से लें, मतलब बी से ओ की तरफ, ओ से ए की तरफ। या इसका एक और तरीका है कि आप ए ओ बी लिख के ओ के ऊपर हेड बना दें। ये हेड भी क्या डिनोट करेगी कि आपका एंगल कहाँ बन रहा है, ओ पे, इसीलिए उसको मिड में भी लिखा गया है। या इसी तरह इसको लिख लेंगे बी ओ ए। सो ये थी ज्योमेट्री की जो नेक्स्ट जो आपने बेसिक पढ़ने के बाद जो अगली चीज़ के एंगल, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसे हम कैसे ड्रॉ करते हैं और उसका नाम कैसे मैथमेटिक्स में लिखा जाता है। अब एंगल को सबसे जो इससे अगली इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि एंगल को मेजर कैसे किया जाएगा। या एंगल तो चलें, ये तो हमने देख लिया कि हमारी रियल लाइफ में एंगल एग्जिस्ट करता है, हमारी मूवमेंट के अंदर, हमारी चेयर, वॉल, जो हमारी जितनी भी एग्जिस्ट करती है ज्योमेट्री हमारे इर्द गिर्द, उसमें एंगल तो है। अब एंगल को हम अगर है तो उसको मेजर कैसे करेंगे, तो याद रखें एंगल को हमेशा डिग्रीज में मेजर किया जाता है। आपने पढ़ा होगा 30 डिग्री ऑफ एंगल, 40 डिग्री ऑफ एंगल। तो डिग्री इज द मेजरिंग यूनिट के मेजरिंग इसमें हम करेंगे डिग्री के अंदर। इसको डिनोट करते हुए आप ये किसी भी जगह जब एंगल लिखते हैं, लेट्स सपोज मैंने लिखा 30, तो इसके ऊपर ये जो डिग्रीज बना दूंगा ये उसका एक यूनिट है, नोटेशन है कि डिग्री जो है उसमें मेजरमेंट होती है एंगल की। पहली बात। अब अगला पॉइंट कि इसकी मेजरमेंट करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं। इसकी मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्टर, जिसको हम कहते हैं डी। मैं यहाँ ले भी आता हूँ ताकि आपको उसका वो थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए। इसको हम कहते हैं डी। इसमें आपके पास एंगल होता है फ्रॉम टॉप टू लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। आपके पास देख रहे होंगे 2 जो हैं वो स्केल्स हैं, इनर स्केल एंड आउटर स्केल। अब डिपेंड करता है कि हम किस एंगल को मेजर करने जा रहे हैं। अगर तो एंगल जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ है तो देखें आप कौन सा स्केल यूज़ करेंगे। अब इसको मैं लेके आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल की मेजरमेंट भी यहीं से आप सीख लेंगे। एक तो आपने ये देख लिया, ये दिखाने का मकसद ये था प्रोटेक्टर आपको, कि आपको पता हो कि आपने एंगल को मेजर करना है यूजिंग दिस जो है ना वो आपके पास जो जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टर, ये आपके पास यूज़ होता है। और इसको यूज़ करना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको मैंने बताया जहाँ पे 2 रेज मिलती हैं जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स, आपका जो डी का मिड पॉइंट है, ये वाला जो मिड पॉइंट, ये जिसको मैं, इस मिड पॉइंट को आपने इस वर्टेक्स के ऊपर लाना है
और जो आपकी ये जो बेस लाइन है, ये जो डी की आपको स्टार्टिंग पॉइंट नज़र आ रहा होगा, ये आपका जो कोई भी साइड है, चाहे इस साइड पे रखें चाहे इस साइड पे, इसको रोटेट भी कर सकते हैं आप चाहें तो इसको यहाँ पे ले आएँ, इसको मज़ीद रोटेट करके इसको वहीं पे मतलब एग्जिस्ट करें जहाँ पे आपको इसको यूज़ करना है। सो ये यहाँ पे लेट सपोज मैं इस पॉइंट पे लेके आता हूँ, अगर ये वर्टेक्स है, अब देखिए मेरी बेस जो है वो एग्जैक्ट उस लाइन के साथ है, तो ये मुझे जो यहाँ पे एंगल होगा ये मुझे बता देगा कि मेरा यहाँ पे एंगल एक्सटेंड कौन सा है। लेट सपोज ये है, सो यहाँ पे इस लाइन को देखें, ये लाई कर रहा है 40 और 50 के मिड में, तो ऑलमोस्ट कहीं 45 डिग्री का ये एंगल है। तो सिमिलरली दोनों साइड से मेजर किया जा सकता है, दोनों साइड्स के थ्रू। ये देखें इससे मेजर करेंगे तब भी आपका वही है। अभी देखें, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था जो समझाना मेरा मकसद था कि अगर आप एंगल को इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है तो आउटर स्केल का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, ये मैंने वर्टेक्स को मिलाया इस बेस लाइन के ऊपर, इस लाइन को लेके आया, तो ये जो मेरा एंगल, ये जो लाइन है ये 40 और 50 के मिड में आ रही है। दैट मीन मैं यहाँ ये देखेंगे 40 और 50 के मिड में, तो ये मेरा एंगल 45 है, चाहे मैं इस साइड से देखता हूँ। इसी को अगर मैं पूरा रोटेट करने के बाद, जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको, अब यहाँ से देखें अब कौन सा एंगल, कौन सा स्केल यूज़ होगा, इनर स्केल। जो अभी आपने किया वो आउटर स्केल था, अब यहाँ से इनर स्केल पे देखें कि कितना डिफरेंस है, 40 और 50। ये 40-50 के मिड में आपका लाई करता है, यहाँ वर्टेक्स पे आपका मिड पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ से भी आपका एंगल 45 आता है। डिपेंड ये करता है, अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हम इनर स्केल या आउटर स्केल का यूज़ कब करते हैं। सो वो डिपेंड करता है कि आपका एंगल किस तरह से बना हुआ है। लेट सपोज यही एंगल मैं ड्रॉ करता हूँ लाइक लाइन्स के थ्रू, लेकिन अब मेरा एंगल की जो फेस है वो मैं इस तरफ फेस कर देता हूँ। अब जब इस एंगल को मेजर करूँगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ लेट सपोज ये आपका मीट कर रहा है, इस जगह जो आपका एंगल बनेगा इसको मैं जब मैं यूज़ करूँगा डी, तो अब मैं इनर स्केल या आउटर स्केल अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करूँगा। सो ये एंगल की बेसिक थी, आपको पता चल गया कि एंगल ड्रॉ कैसे होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको मेजर कैसे किया जाता है। अब मूव करते हैं कि एंगल की कितनी टाइप्स हैं जो अपनी रियल लाइफ के अंदर आप देखते हैं, जिनको पढ़ना ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ये सब यहीं से आप रेस कर लें, इसी जगह पे मैं अगेन लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी रहे कि आपको पता हो कि हम किन चीज़ों को देखते हुए मूव करते हुए हैं। और अब इसके बाद आपके पास जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में कुछ चीज़ें आप प्राइमरी लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बेसिक हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आपका एंगल, अब आपने ये तो देख लिया कि आपके पास जो मेजरमेंट होती है एंगल की वो आपने कैसे करनी है प्रोट्रैक्टर के थ्रू। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझ लें यहाँ पे कि एक पॉइंट जो होता है, एक जो सिंपल पॉइंट हम लगाते हैं, इसके इर्द गिर्द, यानी यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ और राउंड लेके दोबारा यहीं पे आऊँ, तो ये एंगल कंप्लीट कितना होता है, 360 डिग्री। यानी जो हम सिंपल बात लिखते हैं कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अबाउट अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट के इर्द गिर्द अगर कंप्लीट रोटेट गए तो उसमें कितना एंगल एग्जिस्ट करेगा, 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल को हम कितना मेजर कर सकते हैं, फ्रॉम 0 to 360। ये हमारे पास वो स्केल है जिसके दरमियान में हम एंगल को रख सकते हैं। तो इसके थ्रू हम टाइप्स ऑफ एंगल को समझना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। बिल्कुल जो फर्स्ट आपके पास टाइप है वो है एक्यूट एंगल। उसकी डेफिनेशन मैं जस्ट एक तो साथ बता देता हूँ, बोल देता हूँ, और यहाँ उसकी मैं नोटेशन लिखूंगा कि व्हेन एंगल इज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, अगर आपका एंगल 0 और 90 के मिड में लाई करेगा तो उसे आप कहेंगे एक्यूट एंगल। वो जैसे उसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मैं तो पहले आपको बात करते हुए कहा था कि आपकी जो फिंगर्स हैं इनके दरमियान जो एंगल बनता है, अगर आप अपने एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स को ओपन करके दरमियान जो एंगल बनेगा ये 0 और 90 के मिड में होगा, तो इसे आप कहेंगे एक्यूट एंगल। सेकेंड, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 90 हो जाए, अभी आपने परपेंडिकुलर लाइन में देखा था, उसे हम कहेंगे राइट एंगल। यहाँ मैं साथ में एंगल लिख नहीं रहा, ये अंडरस्टूड सी बात है कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, व्हेन इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। जब आपका एंगल एग्जैक्टली इक्वल तो उसको हम कह देंगे राइट एंगल। थर्ड आपके पास पॉइंट आ जाता है आपका एक्यूट, राइट एंड देन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये लाई करता है 90 to 180। जब आपका एंगल 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, तो वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, वो उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और थर्ड आप जो आपके पास फोर्थ है, अगर आपका एग्जैक्टली इक्वल टू 180 हो गया तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। ये सारी आपकी रिवीजन है, इसलिए मैं जस्ट आपको इसकी हिंट बता रहा हूँ बिकॉज आपने प्राइमरी लेवल पे ये पढ़ा हुआ है। और ये एग्जैक्टली इक्वल होता है 180 डिग्री के। और इसकी फिगर अभी जो आपने प्रोटेक्टर देखा था, ये आपका बिल्कुल एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है बिकॉज ये स्ट्रेट आपकी एक लाइन है, उस लाइन पे करता है एग्जिस्ट। तो देख लें आप, इनर सर्कल देखें या आउटर सर्कल, ये 180 डिग्री का एंगल बनाता है। फिफ्थ जो आपके पास एंगल है, यही मैं लिख देता हूँ। अब स्ट्रेट एंगल 180, अगर 180 से एंगल बड़ा हो जाए तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल।
अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन द एंगल लाइज बिटवीन 180 टू 360, इसके दरमियान में कहीं भी लाई करेगा तो वह एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, ये सबसे बड़ा एंगल होता है आपका। और लास्ट में जब कंप्लीट, जैसे ये लिखा था मैंने कि उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल और फुल एंगल, और ये किसके इक्वल होता है, एग्जैक्टली 360 के। सो ये वो बेसिक 6 टाइप्स हैं जो अभी तक आपने प्राइमरी लेवल पे पढ़ी थी। अभी इससे आगे मूव करूंगा मैं, लेकिन ये मुझे था कि आपको थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर दिया जाए कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल होता है, अगर उसी को कट करते जाएं वन बाय वन तो एक्यूट एंगल। अब अगर कहते हैं तो मैं इन्हीं 6 को यहाँ से रेज करके आपको बेसिक यही जो फिगर्स हैं इनको बना के भी दिखा देता हूँ कि एक्यूट एंगल किस तरह का, मतलब जो आपका सबसे बेसिक एंगल होता है, ये तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, लेट्स सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे जो आपका एंगल होता है इसे हम कहते हैं 180 डिग्री। यहीं से अगर मैं एक नई लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, अब ये जो एंगल होगा, ये जो अंदर बना हुआ है, इसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। और यहीं पे अगर मैं एक नई लाइन ड्रॉ करता हूँ जो बिल्कुल स्ट्रेट है, अब ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, इस एंगल को मैं कहूँगा राइट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री के इक्वल है। मैं जस्ट ये छोटी सी आपको हिंट दे रहा हूँ। यहीं पे अगर मैं एक नई लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे आपका एंगल आ गया है। अब ये वाली लाइन आप बेशक रेज कर लें, ये वाली लाइन आपके, ये वाली और ये वाली लाइन आप रेज करें। अब ये जो एंगल यहाँ पे एक्सटेंड होगा इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों, ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। अब ये भी जब रेज कर देंगे तो आपके पास जस्ट स्ट्रेट लाइन रह जाएगी, उस पर 180 डिग्री का एंगल होता है। अब अगर मैं इससे भी आगे एक्सटेंड करता हूँ, यानी लेट सपोज मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ जो स्ट्रेट है और फिर यहाँ से एक नई लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये पूरा, ये क्या है, 180 से बड़ा है लेकिन छोटा है 360 से, इसको हम कहेंगे ये हमारी 5th टाइप है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और सबसे लास्ट में अगर ये एंगल यहाँ से कंप्लीट हो जाए तो फिर से हम क्या कह देंगे, 360 डिग्री, इसका नाम है कंप्लीट एंगल। सो ये बेसिक 6 टाइप्स थी, मैंने ड्रॉ करके भी बता दिया आपको। अब इसके बाद जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं, उनमें इंपॉर्टेंट है कंप्लीमेंट्री एंगल। अगर तो आपने ये प्रीवियसली पढ़ा हुआ है तो ठीक है, अदर देन दैट अभी यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि 2 एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम ऐड अप टू 90 डिग्री। 90 अगर आपके 2 एंगल 2 एंगल्स पे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता हो कि ना तो ये 3 एंगल्स पे अप्लाई होगा, ना 1 पे, ना 4 पे। 2 एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स, उन्हें कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे हम कब, अगर उनका सम किया जाए और वो कितना बन जाए, 90। मैं लिखवा देता हूँ कंप्लीट डेफिनेशन के, 2 एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90। और बिल्कुल सिमिलरली अब ये कंप्लीमेंट्री एंगल कुछ भी आपको एंगल ड्रॉ करके भी दिए जा सकते हैं, वैसे भी बताए जा सकते हैं कि लेट सपोज एक एंगल 18 डिग्री है तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 18 में कितने प्लस करें कि आपका 90 आ जाए, वो जो आंसर होगा वो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। बिल्कुल सिमिलरली मैं यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन में वर्ड चेंज कर रहा हूँ। जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल है बिल्कुल वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल के लिए भी बाकी डेफिनेशन तो यही रहती है। सप्लीमेंट्री एंगल ये टाइप ऑफ एंगल में आता है। 2 एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 180 डिग्री। सो ये 2 न्यू टाइप्स आपने पढ़ी, कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों में 2 एंगल्स की बात होती है कि 2 एंगल कंप्लीमेंट्री हो सकते हैं या सप्लीमेंट्री। कब होंगे, अगर उनका सम करें तो वो 90 डिग्री बने तो कंप्लीमेंट्री, और अगर उनका सम 180 हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल। ये आपने 2 टाइप्स देखी। अब इसके तीसरी टाइप जो अभी आपने पढ़ी है उसी को मैं एक नई चीज़ उससे सिखाने जा रहा हूँ आपको। अभी आपने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन पे, ये स्ट्रेट लाइन थी आपकी, इस स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल अभी आपने सबटेंड किया, आपने कहा कि ये 180 डिग्री है, कम से हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। अगर मैं यहीं से एक लाइन बना के इसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ, मतलब मैं कहता हूँ अब मैंने इस जो एंगल था इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, ये आपका ए एंगल है और ये बी है। अब याद रखें जब भी जो एंगल स्ट्रेट लाइन पे ऐसे एंगल्स बनेंगे इनका नाम होगा एडजेसेंट एंगल्स। ये भी टाइप्स ऑफ एंगल में आता है, एडजेसेंट एंगल्स। इनके रूल्स हैं कुछ, ये रूल्स अप्लाई करना, एक्सरसाइज करना, इसलिए यहाँ इतना डिटेल में बता रहा हूँ कि ये पता होंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व कर सकेंगे हम। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं कि ये स्ट्रेट लाइंस पे बनने वाले एंगल्स को कहते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली डेफिनेशन। और ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू
180 डिग्री। जैसे आपको पता था कि एक स्ट्रेट एंगल कितना होता है, ये पूरा 180। तो अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा टू पार्ट्स में, मतलब a प्लस बी करूंगा तो ये कितना होगा 180। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मैं इसको मजीद डिवाइड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने एक नया एंगल बना दिया, इसको मैंने नाम दे दिया x का, एक्स ए बी। अब 3 एंगल बन गए, लेकिन तीनों स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, तो इन तीनों का सम करूंगा फिर भी वही होगा, यानी यहाँ पे x भी ऐड कर दूंगा। सो ये आपको जो टाइप्स ऑफ एंगल में आपकी एडजेसेंट एंगल की टाइप है, ये बनती है स्ट्रेट लाइन पे। इसका रूल क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 होता है, चाहे वो 2 एंगल्स हों चाहे 3 हों। जितने भी एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ कर लिए जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। ये था एडजेसेंट एंगल। अब बिल्कुल लास्ट आपके पास जो रह गया, जिसके मूव करेंगे हम, जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, वो है कि अगर आपके पास एंगल्स आपस में टू लाइन, जैसे भी आपने मैंने शुरू में बताया था आपको कि आपको एक चीज़ पढ़ाई थी इंटरसेक्टिंग लाइंस, के दो लाइंस अगर दूसरे को कट करती हैं, जिस पॉइंट पे कट करेंगी उसे मैंने कहा था, इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उससे मैंने कहा था ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वही मैंने एक बात कही थी कि इसको बाद में हम यूज़ करेंगे एंगल्स के अंदर। याद रखें जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर दे फॉर्म एंगल। अब उसमें यह होता है कि यहाँ जो एंगल बनता है उसके ऑपोजिट साइड पे यहाँ बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। लेट्स सपोज इसको मैं नाम देता हूँ ए का, इसको मैं नाम देता हूँ बी का, तो ए इज इक्वल टू बी। और रीजन क्या लिखेंगे हम, ये मैं लिखवा देता हूँ। व्हेन टू स्ट्रेट, जो मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन है कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस कट ईच अदर, इसका नाम है एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये हम रीजनिंग और ये साथ नाम लिखेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए आपको यहाँ ये बता रहा हूँ, ये आपको पता होना ज़रूरी है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कब होते हैं, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस कट ईच अदर। जब आपके ये दो लाइंस कट करेंगी एक दूसरे को, तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो आपके ऑपोजिट एंगल होंगे ए इज इक्वल टू बी, ये आप लिखेंगे भी और साथ में रीजन दिया करेंगे भी। तो यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, इसलिए मैं अगेन नहीं लिख रहा। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने की वजह से इक्वल है, ये रूल है बिल्कुल। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर अगर यहाँ पे ये इक्वल हैं तो सिमिलरली जो यहाँ एंगल बनेगा वो यहाँ वाले के वर्टिकली ऑपोजिट है। तो बिल्कुल ठीक। अगर मैं इसको सी का नाम देता हूँ, इसको डी का नाम देता हूँ, तो सी इज इक्वल टू डी भी होगा। यहाँ से आपका ये लास्ट जो आपका एंगल का जो टॉपिक है जिसमें टाइप आपने पढ़ी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, के व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस कट ईच अदर दे फॉर्म एंगल्स, और वो जो एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी बेसिक ज्योमेट्री की, आई होप ये आपको समझ आ चुकी होगी। वीडियो की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको काफ़ी अच्छे से देख लें ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। अगर आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं तो एक्सरसाइज सॉल्व करना कुछ मुश्किल नहीं है, वहाँ तो जस्ट हमने इन जो डेफिनेशंस हैं इनको अप्लाई करना है और हमारे पास आंसर आता जाएगा। असल कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं से हम लेंगे, क्योंकि हमें कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। तो वहाँ मैं जस्ट ये बताऊंगा कि हमने वहाँ पढ़ा था डेफिनेशन के अंदर कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो ये इक्वल होता है, या स्ट्रेट लाइन है तो मैं कहूँगा ये हमने पढ़ा था एडजेसेंट एंगल के अंदर कि इसका सम 180 होता है। तो डेफिनेशंस का या कॉन्सेप्ट का पता होना ज़रूरी है। अगर ये क्लियर हो तो एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं मेंशन करना तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।